हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं अपने चौथे लेसन प्लान को, जो हमारा विषय हिंदी से है और आज का हमारा प्रकरण है साप मुक्ति। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को कैसे बनाएंगे। तो इस लेसन प्लान को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। यहाँ पे हमारा चौथा लेसन प्लान है। फिर आप डालेंगे विद्यालय का नाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, विद्यालय के नाम में आप उस विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ पे आपकी तिथि लगी हुई है, यानी जहाँ पे आपका शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करवाया जा रहा है, उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, विषय हमारा हिंदी है और प्रकरण है हमारा साप मुक्ति। बाकी अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य। तो मैंने आपको बार बताया है कि जो हमारा समान उद्देश्य होता है वो हमारे विषय के लिए होता है, और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे प्रकरण के लिए होता है। तो समान उद्देश्य आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने पहले लेसन प्लान में लिख लिया है तो, क्योंकि जो समान उद्देश्य रहता है वो विषय के लिए होता है और विषय सभी लेसन प्लान में एक ही होता है। तो उसके जहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, पूर्वत लिख सकते हैं। परंतु जो विशिष्ट उद्देश्य होता है हमारा, वो विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण के अकॉर्डिंग बदलते रहता है, इसलिए विशिष्ट उद्देश्य किसके लिए होता है, प्रकरण के लिए होता है, जो सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य को। तो इसमें ये बता दीजिए, विशिष्ट उद्देश्य के तहत कई बिंदु आपको देखने को मिलेंगे, परंतु जो मुख्यतः आपको पढ़ने होते हैं यानी लिखने होते हैं वो 3 होते हैं। जिसमें पहला होगा हमारा ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक और तीसरा होगा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। आगे आप उद्देश्य लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें ज्ञानात्मक है, इसमें नाम से ही पता चला इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। जैसे छात्र साप मुक्ति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा जो है बोधात्मक, तो देखिए इसमें ज्ञान की बात की जाएगी, यानी छात्रों को क्या ज्ञान होगा उसके बारे में हमें लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है पहला, छात्र साप मुक्ति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है हमारा बोधात्मक, यानी बोध मतलब होता है समझना, इसमें समझने की बात की जाएगी, छात्र क्या समझेंगे। तो देखिए, छात्र साप मुक्ति की व्याख्या कर सकेंगे, समझेंगे तभी तो व्याख्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम। फिर आता है हमारा तीसरा क्रियात्मक, यानी जो जानने और समझने के बाद जो छात्र क्रिया करता है उसे हम किस में लिखते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, छात्र साप मुक्ति से मिली शिक्षा का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो मैंने आपको बार बार बताया जो सहायक सामग्री क्या होता है, जो आपका जो प्रकरण रहता है उसे पढ़ाने के लिए जब भी आप कक्षा में जाते हैं और उससे संबंधित कोई भी सामग्री यदि आप कक्षा में प्रयोग करते हैं छात्रों को बताने के लिए, समझाने के लिए, तो वो हमारा किस में आता है, वो हमारा सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। जैसे चौक, डस्टर, चार्ट, चित्र, जैसे उससे संबंधित चार्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, लपेट श्यामपट्ट, पुस्तक, रंगीन चौक, ये सारे कक्षोपयोगी सामग्री, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देखिए बात कर लेंगे हम लोग शिक्षण विधि की। तो इसमें जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि में देखिए क्या लिखना है आपको, जो जिस विधि का आप प्रयोग इसमें करेंगे उस विधि को आपको लिखना रहता है कि आपने इस लेसन प्लान में इस विधियों का प्रयोग किया है। जैसे वाचन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि, इनका प्रयोग किया गया है। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो देखिए पूर्व ज्ञान क्या होता है, पूर्व ज्ञान यानी जिसका ज्ञान पहले से हो थोड़ा बहुत, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व ज्ञान कहते हैं। जैसे जो आपका प्रकरण है, छात्रों को उसके विषय में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान होगा अवश्य, तो उसे हम किस में लिखेंगे, पूर्व ज्ञान में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, छात्र छात्राएं दुख दर्द के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सभी को इतना ज्ञात होगा कि दुख दर्द किसे कहते हैं, यानी अगर आपको कोई चोट लग रहा है तो उससे आपको दर्द होता है या नहीं, या किसी की बात आपको बुरी लगी तो उससे आप दुखी होते हैं कि नहीं, यह सारी चीज़ें जो सामान्य हैं सभी लोग जानते हैं, इसके बहुत में थोड़ा थोड़ा चीज़ें, तो इसको जो आप क्या है डीपली पढ़ाते हैं आगे आपके प्रकरण में, यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो लेसन प्लान की शुरुआत प्रस्तावना प्रश्न से ही होती है। तो प्रस्तावना प्रश्न जो होता है इसको बनाते समय आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि जो प्रस्तावना प्रश्न है वो क्रम से हो, श्रृंखलाबद्ध हो,
बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, सरल हो, कठिन ना हो, प्रकरण से ही संबंधित हो। इन बात का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना होगा कि आपका जो प्रश्न है वो आपका क्रम से होना चाहिए और प्रकरण से ही संबंधित होना चाहिए। देखिए पहला इसके लिए आप 4 कॉलम बना लेंगे या आप 3 ही कॉलम बनाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना प्रश्न, क्रमांक, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक लिख लीजिएगा आप लोग। क्रमांक में देखिए पहला, घर पर बच्चों की देखभाल कौन करता है तो माता पिता। दूसरा, बच्चों द्वारा माता पिता के पैर छूने पर वो क्या देते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद आप लोग सही से लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा जो है हमारा, तीसरा, आशीर्वाद का विलोम क्या होता है तो आशीर्वाद का विलोम शाप होता है। चौथा देखिए, शाप मुक्ति कैसे मिलती है तो ये छात्रों के लिए क्या है, ये छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको आगे प्रकरण में अपने देना होगा, ठीक है। उद्देश्य कथन, यहाँ देखिए उद्देश्य कथन आप लिख लीजिएगा। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग रमेश उपाध्याय जी द्वारा रचित शाप मुक्ति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन क्यों किया जाता है, मैंने आपको बार बार बताया है कि उद्देश्य कथन इसलिए किया जाता है कि जो छात्र हैं उनका ध्यान केंद्रित रहे, उनका ध्यान कक्षा में ही रहे, इधर उधर भटके ना, और उनका जो प्रकरण के प्रति रुचि जो है वो जागृत हो, इसलिए हम लोग उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन करते समय एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो छात्र हैं, जो छात्राध्यापक हैं, उनके अंदर उत्साह होना चाहिए क्योंकि उन्हें देखकर छात्र भी उत्साहित होंगे, ठीक है। अब देखिए प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए आप लोग, प्रस्तुतिकरण यानी जो आपका प्रकरण है उसे जब आप प्रस्तुत करते हैं तो किस में लिखेंगे आप, प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, सुविधा की दृष्टि से हम प्रस्तुत पाठ को 2 अनुवृत्तियों में बांटकर अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे, ठीक है। यानी जो आपका प्रकरण है उसे आप 2 अनुवृत्तियों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं, छात्रों की सुविधा के लिए, कि छात्र को जो है चीज़ें जल्दी से समझ में आए, क्योंकि यदि आप इकट्ठे बड़े चीज़ पढ़ा देंगे तो छात्र को समझ में नहीं आएगा तो उसे समस्या उत्पन्न होगा समझने में और आप भी समझा नहीं पाएंगे। तो देखिए प्रथमानुवृत्ति आप लोग हेडिंग डालेंगे, ब्रैकेट हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या, एक दिन डैश 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 अंधा हो जाता है, ठीक है। अब 4 कॉलम बनाएंगे आप लोग जिसमें आपका पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट सारांश या श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे आदर्श वाचन। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे आप लोग, छात्राध्यापक छात्रों को गद्यांश का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन कराएंगे। देखिए आपने वाचन विधि का प्रयोग किया था, इसमें वाचन भी आ गया आपका। वाचन मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप कुछ नहीं लिखेंगे, श्यामपट्ट कार्य में आप वहाँ पे नहीं कुछ लिखेंगे। यहाँ देखिए फिर दूसरा आपका अनुकरण वाचन, दूसरा हेडिंग डालेंगे आप लोग अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या, छात्राध्यापिका कक्षा के कतिपय छात्रों से शुद्ध उच्चारण तथा उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे छात्र प्रस्तुत गद्यांश का वाचन करेंगे छात्र क्रिया में। अब आपका आता है उच्चारणाभ्यास एवं त्रुटि संशोधन, इसका हेडिंग डालेंगे आप लोग शिक्षण बिंदु में और लिखेंगे क्या, छात्राध्यापिका छात्रों की उच्चारण संबंधी त्रुटियों को दूर करेंगे। छात्र क्रिया में छात्र उच्चारण अभ्यास करेंगे और उसे किस पे लिखेंगे आप लोग, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे शब्द अर्थ को, इलाज, सहारा, स्वागत, कमजोर, दृष्टिहीन आदि, ये आपका उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है, ये शब्द अर्थ नहीं है, ठीक है। तो देखिए शब्द अर्थ आपका नीचे है, ठीक है। अब देखिए आपका आता है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में आप देखिए लिखेंगे, छात्राध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करेंगी। शब्द और अर्थ, लुप्त का गायब, स्मृति का याद, आग का मदार, सहसा का एकाएक। छात्र क्रिया में सभी छात्र कठिन शब्दों का अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर यही चीज़ आप शब्द अर्थ जो है श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर लगा के, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिर आता है हमारा मौन वाचन। तो देखिए मौन वाचन में आपको जो क्या है, मौन वाचन में आपको लिखना होगा छात्राध्यापक क्रिया में, छात्राध्यापिका छात्रों को पढ़ाए गए गद्यांश का शांतिपूर्वक, छात्राध्यापिका छात्रों को पढ़ाए गए गद्यांश का शांतिपूर्वक मौन वाचन करने का आदेश देंगे। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। अब आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। जब आपका एक प्रकरण पूरा हो जाता है तो आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना होता है। बोधात्मक प्रश्न आप क्यों पूछते हैं,
तो बोधात्मक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि आपने जो प्रकरण पढ़ाया है, ठीक है, जो आपने प्रकरण पढ़ाया वो छात्रों को समझ में आया है कि नहीं, ये पता करने के लिए आप बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, दादी इलाज कराने कहाँ गई थी? तो दिल्ली गई थी। दूसरा प्रश्न हमारा, डॉक्टर का क्या नाम था? तो प्रभात नाम था। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर किसका इलाज करता था? तो डॉक्टर आंखों का इलाज करता था। चौथा, डॉक्टर प्रभात जब छोटे थे तो पिल्लों के आँख में क्या डाले थे? तो क्या डाले थे? मदार का दूध। ठीक है। अब देखिए निरीक्षण कार्य, जब आपका प्रथम अनुवृत्ति जो है आपका पूरा हो जाएगा तो आप निरीक्षण कार्य करेंगे कक्षा में। तो उसमें क्या लिखना है? छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश नोट करने का आदेश देकर घूम घूम कर उनका निरीक्षण करेंगी। और छात्र क्रिया में छात्र श्यामपट्ट सारांश नोट करेंगे। अब द्वितीय अनुवृत्ति हेडिंग डालेंगे आप लोग। तो देखिए द्वितीय अनुवृत्ति में आप लोगों को क्या लिखना है? यह जानकारी डैश डैश खरीद लाना। फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। फिर से आप आदर्श वाचन लिखेंगे, अनुकरण वाचन और उच्चारणाभ्यास एवं त्रुटियाँ। तो इन तीनों में आपको क्या लिखना है? इन तीनों में आपका पूर्ववर्ती रहेगा, यानी पहले वाला ही रहेगा। श्यामपट्ट कार्य में आप लिख लेंगे चिकित्सक चिकित्सक गिड़गिड़ा भाव विहूर। ठीक है। अब देखिए काठिन्य निवारण जो है आपका, काठिन्य निवारण में आप लोग लिखेंगे छात्राध्यापिका गद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कराएंगी। छात्र क्रिया में छात्र अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और शब्द अर्थ आप यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे जैसे ये बना के चिपकाया गया है ना ब्लैक बोर्ड पे, उसी तरह आपको भी लगाना है श्यामपट्ट सारांश पे। शब्द और अर्थ, बाल संख्या बचपन का मित्र, बाल सखा होगा वो, मासूम का भोला, जिद का हट, अक्सर का प्राय, पिल्ला का कुत्ते का बच्चा। मौन वाचन में भी आपका पूर्वत रहेगा, छात्र क्रिया में पूर्वत रहेगा। बोधात्मक प्रश्न, यानी आपका द्वितीय अनुवृत्ति जब पूरा हो जाएगा तो फिर से आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो उसमें बोधात्मक प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। प्रश्न आपके जो है पहले जो पूछ लिए गए हैं उन प्रश्नों को आपको नहीं पूछना है, जो आपने पढ़ाया है उसी में से आपको प्रश्नों को पूछना है। तो पहला प्रश्न हमारा, कोठी के पीछे क्या था? तो सूखी टहनियों के नीचे 3 पिल्ले थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, वकील साहब कौन थे? तो वकील साहब पड़ोसी थे। तीसरा, पिल्लों की आंखें कैसे फूटी? आँख के दूध डालने से। किसने डाला था? डॉक्टर प्रभात ने डाला था। चौथा है, बब्बू क्यों रोने लगा? दोनों पिल्लों के मरने के कारण। बब्बू इसलिए रोने लगा क्योंकि दोनों जो पिल्ले थे वो क्या हो गए थे? वो मर गए थे। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो देखिए पुनरावृत्ति जो प्रश्न होता है वो आपका प्रकरण जो होता है प्रथम अनुवृत्ति और द्वितीय अनुवृत्ति दोनों को मिलाकर, यानी दोनों प्रकरणों को मिलाकर, जो आपका 2 अनुवृत्ति है उन दोनों को मिलाकर जो प्रकरण है हमारा उसी से प्रश्न को पूछा जाता है। आपको ऐसे प्रश्न पूछे जो आपने बोधात्मक प्रश्न में पूछे, उन प्रश्नों को आप इसमें नहीं रख सकते हैं। इसमें आपको नए प्रश्नों को रखना होता है जो आपके यूनिक प्रश्न हो। ठीक है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा देखिए, पहला प्रश्न है मंटू के साथ कौन खेलता था? तो बब्बू। दूसरा, मंडू के पिता कौन थे? तो वकील थे। डॉक्टर प्रभात ने अपने पापों का प्रायश्चित कैसे किया? नेत्र चिकित्सक बनकर। चौथा, वकील साहब ने किसकी पिटाई की? तो ये मंटू की। ठीक है। पांचवा प्रश्न हमारा, बब्बू दादी माँ का किस चीज़ का इलाज करने गया था? तो आँखों की। अब आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में देखिए आपको लिखना होता है क्या? निरीक्षण कार्य में आप जब कक्षा में घूमकर छात्रों की कापियाँ वगैरह चेक करते हैं कि छात्रों ने कुछ लिखा या नहीं लिखा, या फिर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये सारी चीज़ें क्या होती है निरीक्षण कार्य के अंतर्गत आती हैं। इसमें देखिए छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश नोट करने का आदेश देकर उनका घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। और इसमें लिखेंगे छात्र श्यामपट्ट सारांश नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए गृह कार्य। तो देखिए गृह कार्य में आप प्रकरण से संबंधित कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, लिखकर लाना है। तो देखिए प्रकरण से संबंधित आप कोई भी कार्य छात्रों को गृह कार्य में दे सकते हैं। फिर लास्ट जो हेडिंग होता है हमारा वो समीक्षा का होता है। आपको समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देना है, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में जो क्या है टिप्पणी किया जाता है कि आपका जो लेसन प्लान है उसमें कोई त्रुटियां हैं या नहीं है, आपके लेसन प्लान में किन कौशलों का प्रयोग हुआ है, किन कौशलों का प्रयोग नहीं हुआ है। यह सारी चीज़ें किसमें देखी जाती हैं? समीक्षा में लिखी जाती हैं, यानी टिप्पणी की जाती हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड जियोग्राफी के लेसन प्लान देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके आपके पूरी 30 लेसन प्लान के जो है प्लेलिस्ट है उस पर, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम जो है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।